ओके बेटा, तो लास्ट अभी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट इसमें आप लोगों ने पढ़ना है, दैट इज द प्रोसेस विच इज नोन एज द डिफिकेशन. डिफिकेशन, यू कैन से द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड दैट इज द फीकस मटेरियल. तो जितना भी देखो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है जो कि आपके ब्लड में जा चुका है, तो ब्लड से वो फाइनली आपके बॉडी टिश्यू या सेल को मिलेगा ताकि सेल उसको यूटिलाइज कर सके. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी सेल को ग्लूकोज दिया जाता है, वैसे तो देखो ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो बॉडी इसको इमीडिएट यूज भी कर सकती है. और अगर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होगा तो उसको बेटा लिवर को दे दिया जाता है. तो लिवर क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर कर लेता है. तो ग्लाइकोजन इज बेसिकली द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ ह्यूमन. फैट जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो आप फैट को बेटा इंस्टेंटली यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए फैट को बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है. दैट इज इन केस ऑफ एडिपोज टिश्यू. तो जो चीजें बॉडी ने यूटिलाइज करनी है वो करेंगे, जो नहीं करनी है उनको स्टोर करके या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके वो बॉडी में स्टोर कर ली जाती है. तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एसिमिलेशन. क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया. अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी ने यूज नहीं किया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है. तो जितना भी बेटा आपका डाइजेस्टिव वेस्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं फीकस. और फीकस जो है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है टेम्पररी टाइम के लिए. तो व्हेन द रेक्टम बिकम फुली फिल्ड, ठीक है, तो जब आपका रेक्टम फुली फिल्ड हो जाएगा, इट विल इनिशिएट द न्यूरल रिफ्लेक्स. तो पर्सन के अंदर ना एक अर्ज यानी कि एक डिजायर उठती है, उसको फील होता है कि बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो चुका है जो हमने बॉडी से निकालना है. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफिकेशन. तो इसको बोलते हैं डिफिकेशन रिफ्लेक्स, यानी कि इट इज अ रिफ्लेक्स विच इज इनिशिएटेड बाय द न्यूरल सिस्टम. तो जब हम फीकस मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेंगे थ्रू द एनल ओपनिंग, तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफिकेशन. और ये आप लोगों में वॉलेंट्री प्रोसेस है एंड इट इज कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. बेसिकली बेटा मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि जिस टाइम पे आपकी बॉडी में डिफिकेशन होगा, तो देखो उस टाइम पे जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम पता है ना, जो हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, तो डायाफ्राम यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. डायाफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहले तो वो डोम शेप है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना तो वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होता है तो नीचे को आता है. तो एब्डोमिनल विसरा के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो फीकस आगे को पुश होगा. क्लियर? इसके अलावा जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरी की पूरी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से धीरे धीरे वेस्ट जो है वो आगे को पुश होगा. इवन जो हमारा स्टमक है बेटा, एब्डोमेन है, वो भी यहाँ पर क्या करता है, नॉट स्टमक, विल राइट डाउन एब्डोमेन. तो एब्डोमिनल पार्ट भी यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अब आप ये देखो, जब इतने सारे ऑर्गन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इन सबके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है जो धीरे धीरे वेस्ट को आगे पुश करती है. बिकॉज सो मेनी ऑर्गन्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली, तो आप इसको नाम देते हो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो फाइनली वेस्ट को डाल देती है एनल कैनाल में. ठीक है, अब हमारे में जो एनल कैनाल है, इट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर. तो जो बेटा अंदर की तरफ स्फिंक्टर है उनको नाम दिया जाता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर. क्लियर? उनको क्या बोला जाता है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर. और जो बाहर की तरफ है इनको नाम दिया जाता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. तो जो अंदर की तरफ है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, वो बना है स्मूथ मसल्स का, और स्मूथ मसल आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है. तो इंटरनल की ओपनिंग या इसकी क्लोजिंग इज नॉट अ वॉलेंट्री प्रोसेस, लेकिन एक्सटर्नल बना है स्केलेटल मसल का. तो स्केलेटल मसल्स आपके वॉलेंट्री मसल्स हैं और इट विल डिसाइड कि डिफिकेशन कब होगा. इसलिए जब आप में वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, यानी कि जो डिफिकेशन आप करते हो, वो वॉलेंट्री प्रोसेस है.
क्योंकि एनल कैनाल का जो फाइनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, इट इज रेगुलेटेड बाय स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? वॉलेंट्री मसल। क्लियर? और जो भी बेटा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलता है फीकस, दैट इज येलो इन कलर, या डार्क ब्राउन सा या येलो सा कलर इसका रहता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट का नाम है स्टर्कोबिलिनोजन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टर्कोबिलिनोजन, द कलर इज आइदर पेल येलो, येलो और लिटिल येलो ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। तो ये बेसिकली आप लोगों ने करना था लास्ट प्रोसेस, विच इज कॉल्ड डीफिकेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। पॉइंट इज क्लियर? देन उसके बाद इसमें हम लोग बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों के पास आती हैं डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, तो डिसऑर्डर किसी भी वजह से हो सकती है। जैसे आपकी बॉडी में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपने गंदा खाना खा लिया, पानी कॉन्टेमिनेटेड पी लिया है ना, तो उस वजह से वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चले गए, तो दे कैन एक्चुअली कॉजेज द इन्फ्लेमेशन और द इन्फेक्शन इन योर इंटेस्टाइन और मे बी इन योर स्टमक। और ज्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। जैसे कि हमारे पास है टेप वॉर्म, जो कि प्लेटीहेलमिन्थस का मेंबर है, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, ठीक है, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। तो ये आइदर दे आर द मेंबर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस और दे आर द मेंबर ऑफ एस्केलमिन्थस। तो ये जो फाइलम्स के डिफरेंट मेंबर्स हैं, दे एक्चुअली कॉजेज द infection mostly in the intestine that can result into the disorders. ठीक है, 1 second बेटा। तो अभी इसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर हमारे पास है, दैट इज नोन एज द जॉइंटिस। जॉइंटिस को बेटा हिंदी में पीलिया बोलते हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने। पीलिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीमारी में जो पर्सन की आंखें हैं या जो उसका स्किन है वो पीली पड़ जाती है, तो उसको पीलिया बोला जाता है। और जॉइंटिस का मेन दिक्कत क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा लिवर अफेक्टेड होता है पर्सन का। तो लिवर अफेक्ट हो गया तो लिवर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो आपके बॉडी में और आपके ब्लड में जो बाइल पिगमेंट्स हैं, जैसे कि बिलीवर्डिन या बिलीरुबिन, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से पर्सन का जो स्किन है और जो आईज हैं, दे टर्न येलो, ये पीले रंग की हो जाती हैं। तो इसलिए इसको ना नॉर्मली हम पीलिया भी बोलते हैं जॉइंटिस को। ठीक है, आइदर यू कैन से जॉइंटिस और इट इज कॉल्ड पीलिया। सेकंड आता है वॉमिटिंग, उल्टियां हो जाती हैं। उल्टियां, कभी फूड इन्फेक्शन हो गया, स्टमक ठीक नहीं है, तो उसमें वॉमिटिंग्स होती हैं। पहली बात तो देखो, वॉमिटिंग में होता क्या है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें खाना आगे पुश होगा। बाय चांस अगर बेटा एंटी पेरिस्टाल्टिक हो गया, उल्टा पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया, तो स्टमक में जो सेमी डाइजेस्टेड खाना होता है, जो कि एसिडिक नेचर का है, क्यों? क्योंकि स्टमक में बेटा गैस्ट्रिक जूस है, तो वो सडनली फोर्सफुली जब माउथ के थ्रू बाहर निकल आए तो उसको वॉमिट बोला जाता है, उल्टी। क्लियर? तो आपने नोटिस भी किया होगा, जो भी माउथ के थ्रू बाहर निकलता है ना खाना हमारा, या जो सेमी डाइजेस्टेड खाना है, वो उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर? और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो वॉमिट सेंटर है वो हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। तो ब्रेन के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? मेडुला में। और नॉर्मली अगर लोगों को 3-4 बार इकट्ठे वॉमिट्स आ जाएं तो फिर उसके बाद वो चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत कॉमन हमें देखने को मिलता है वॉमिटिंग के केस में। फिर एक आता है बेटा डायरिया। डायरिया में वो बोलते हैं ना, दस्त लग गए ना, हिंदी में बोलते हैं नॉर्मली। तो लगातार अगर लूज मोशन लगते हैं, जैसे लगातार वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकल रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली निकल रहा है, और उसमें पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो वो वेस्ट जो होता है वो काफी लिक्विडी नेचर का होता है, सॉलिड नहीं निकलता है। फिर उसके साथ बॉडी का बहुत सारा पानी भी निकल गया तो आपको डिहाइड्रेशन भी हो जाती है ना। और लगातार आपको वो जो वेस्ट निकल रहा है उसकी वजह से न्यूट्रिएंट भी आपकी बॉडी से काफी निकल जाते हैं। सो इट कैन रिजल्ट इनटू वीकनेस, डिहाइड्रेशन। जो भी खाओगे तो इमीडिएट आपका वेस्ट निकल जाता है बॉडी से बाहर।
तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डायरिया। तो इसमें ना आप कभी नोटिस भी करना, आपको अपने पेट में थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे बॉल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ना प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, खाने का एब्जॉर्प्शन बहुत रिड्यूस कर जाता है, न्यूट्रिएंट आपको मिलते नहीं है, न्यूट्रिएंट बॉडी से बाहर वेस्ट के साथ निकल जाते हैं, बॉल मूवमेंट्स इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। एक वो कहते हैं ना पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्टमक में दर्द होता है उस टाइम पे, और फीकल मटेरियल बहुत ज्यादा निकलता है बॉडी से बाहर, एंड ऑब्वियसली वो लिक्विड नेचर का होगा क्योंकि उसमें पानी बहुत निकल जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो लोगों को फिर वो ओआरएस का सॉल्यूशन भी दिया जाता है, ठीक है, अब देखा होगा आप लोगों ने। कॉन्स्टिपेशन कब्ज को बोला जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि फीकस थोड़े टाइम के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में रिटेन करा जाता है, थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसमें से हम पानी एब्जॉर्ब कर ले, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो ले ले, और उसके बाद उसको बॉडी से निकालते हैं। बट बाय चांस अगर वो फीकस बेटा ज्यादा देर के लिए आपके रेक्टम में रह गया, ज्यादा देर के लिए, और आपने उसको डाइजेस्ट आउट नहीं किया, इट विल बिकम सॉलिडिफाई, क्योंकि जितनी देर तक देखो वो रेक्टम में रहेगा, बॉडी तो पानी निकालती रहेगी ना उसमें से, तो वो और ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। अब इतना सॉलिड जो फीकस है फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है, तो उससे होती है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज बोलते हैं हिंदी में। क्लियर। फिर आता है बेटा इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस। मतलब जैसे सपोज करो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, आपको बहुत टेंशन है उस टाइम पे ना, तो समटाइम क्या होता है कि टेंशन में मन तो करता है खाने का, लेकिन आपसे खाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत एंजाइटी हो रही होती है उस टाइम पे, आप आराम से खा नहीं पाते, देख के मन करता है खाने को, भूख जैसी भी लगती है, बट खाया नहीं जाता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड इनडाइजेशन। तो ये किसी टेंशन में, एंजाइटी में भी हो सकता है, क्लियर, या फिर ये भी हो सकता है कि पर्सन को फूड पॉइजनिंग है जिस वजह से उसको इनडाइजेशन है, या उसको एंजाइटी है, टेंशन है, या उसकी बॉडी में जो एंजाइम है, जूसेस हैं, वो प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहे, या पर्सन ने ओवर ईटिंग कर ली है, या वो बहुत ही स्पाइसी खाना खा लिया जिस वजह से उसको इनडाइजेशन हो सकता है। तो बेसिकली फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जिस वजह से हमें होती है फीलिंग ऑफ फुलनेस। भूख लगती है लेकिन ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, तो समटाइम ऐसी फीलिंग आती है, तो उसको इनडाइजेशन बोला जाता है। क्लियर। अब ये वाली जो बेटा 5 डिसऑर्डर्स हैं, ये आप लोग करोगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू नीड सिलेबस, जो आपसे पूछी जा सकती है। ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जॉइंटिस है आपके पास, वॉमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, और एक इसमें आता है इनडाइजेशन। अच्छा, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है बेटा, वो एनसीईआरटी के लास्ट में जाके सप्लीमेंट्री नोट्स जरूर चेक कर ले। और जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है तो उनका डिसऑर्डर वाला जो लास्ट पैराग्राफ होगा, उसी में उन्होंने ना एक और डिसऑर्डर यहाँ पे ऐड किया है जिसको बोलते हैं पैम। अभी पैम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण सुना है? कुपोषण का मतलब होता है माल न्यूट्रिशन, यानी कि जितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जितना डाइट मिलनी चाहिए, जितना अच्छा खाना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा बच्चों को, तो बच्चों को कुपोषण हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो माल न्यूट्रिशन में हो सकता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, या फिर माल न्यूट्रिशन में बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सभी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसको बोलते हैं पैम। शॉर्ट में इसको पैम बोला जाता है। क्लियर। तो ये बहुत कॉमनली हमें साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, और इवन हमारे मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में भी कॉमन देखने को मिलता है। अब ये वाली कंडीशन कब हो सकती है? अगर जैसे सूखा पड़ गया है ना, या फेमाइन आ गया, काल पड़ गया, बोलते हैं ना खाना खत्म हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पैम बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि फिर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, है ना। तो दूसरा बेटा जो पैम है वो जनरली बच्चों में ही देखने को मिलता है, और पैम में 2 बीमारियां आती हैं, एक आता है मेरास्मस और एक आपके पास आता है क्वेशियोर्कर। क्लियर। अभी दोनों में फर्क देखो क्या है। मेरास्मस जो है, इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। मेरास्मस में प्रोटीन की भी कमी रहेगी और कैलोरीज की भी रहेगी। कैलोरीज का मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, सबकी कमी है इसमें।
क्लियर। और ये हमें मिलता है इन्फेंट्स में। अब इन्फेंट्स होते हैं जिनकी एज 1 साल से कम है, जो सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क के ही ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनका मेन खाना ही माँ का दूध है। तो अगर उनकी एज 1 साल से कम है, जिस टाइम पे उनको मदर मिल्क चाहिए, क्योंकि वो उनका डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो सपोज करो कि उनका मदर मिल्क छुड़वा दिया जाए, ठीक है। अब ये कब हो सकता है, मे बी मदर ने 1 साल के अंदर अंदर दोबारा कंसीव कर लिया, तो मिल्क प्रोडक्शन बेटा बंद हो जाता है मदर में, तो बच्चे को दूध नहीं मिलता। या फिर वैसे ही उसका जो मदर मिल्क है वो छुड़वा दिया गया और उसकी जगह पे बच्चे को दूसरे फूड दे दिए गए जिसमें कि प्रोटीन या कैलोरी बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है। तो ऐसे केसेस में फिर जो इन्फेंट होंगे उनमें बीमारी हो सकती है, क्योंकि ना तो उनको प्रॉपर प्रोटीन मिलता है, ना उनको प्रॉपर कैलोरीज मिलती है। सो दे विल सफर फ्रॉम अ डिजीज एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड मेरास्मस। तो मेरास्मस में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो इस वजह से बेटा जो हमारे टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि कैलोरीज भी नहीं है, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, तो बॉडी बहुत पतली दिखाई देती है। बच्चे बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, पतली बाजू और टांगे, और इवन उनकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, रिब्स हैं, वो भी क्लियर दिखाई देती है। उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, ग्रोथ रेट ऑब्वियसली डिक्लाइन कर जाता है, ना तो हाइट बढ़ती है ना वेट बढ़ता है। ऑब्वियसली क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर बेटा हाइट और वेट कहाँ से बढ़ेगा। ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो भी अफेक्ट हो जाती है, और इसी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये किस केस में होगा, मेरास्मस के केस में, जो इन्फेंट्स में होगा, जिनमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी है, ठीक है। दूसरी जो बीमारी इसमें आती है बेटा उसको क्वेशियोर्कर बोला जाता है। सेकंड आपके पास कौन सी है, क्वेशियोर्कर। क्वेशियोर्कर बेसिकली किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसमें कैलोरीज की डेफिशिएंसी नहीं होती, किसकी होती है, प्रोटीन की। अब ये हमें मिलती है बड़े बच्चों में जिनकी एज 1 साल से ज्यादा है, तो मतलब इन्फेंट्स में नहीं होता, ये 1 साल से ज्यादा एज वाले बच्चों में होता है। तो जो 1 साल से ज्यादा एज वाले हैं वो मदर मिल्क तो नहीं लेते हैं, मतलब दे मेनली डू नॉट डिपेंड अपॉन द मदर मिल्क, लेकिन मदर मिल्क के अलावा उनको बाकी खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, चावल, फ्रूट्स वगैरह धीरे धीरे देना शुरू कर देते हैं ना बच्चों को। अब अगर आप ऐसा खाना दोगे तो ये तो बेटा न्यूट्रिएंट से भरा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनको मदर मिल्क भी नहीं मिल रहा और बदले में जो उनको खाना मिल रहा है उसमें भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, स्पेशली प्रोटीन, तो फिर उनमें जो बीमारी होती है उसको क्वेशियोर्कर बोला जाता है। तो ऑब्वियसली देखो प्रोटीन नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, हाथों पैरों का डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन का, बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्लियर। लेकिन इसमें बच्चा बहुत पतला नहीं दिखता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरीज की नहीं है, समझ रहे हो। दूसरी बात, क्वेशियोर्कर के केस में हमें ओडीमा देखने को मिलता है। ओडीमा बेटा किस कंडीशन को बोला जाता है, ओडीमा का मतलब होता है जब आपके इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि जो जगहें हैं बिटवीन द टिश्यू, उसमें लिक्विड इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसको बोलते हैं ओडीमा। तो उस वजह से क्या होता है, आपके बॉडी ऑर्गन्स में या बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है, जैसे पर्टिकुलर हाथों पैरों में स्वेलिंग हो गया, आईज के नीचे स्वेलिंग हो गई, या फेस में स्वेलिंग हो गई। तो स्वेलिंग जो होती है बॉडी पार्ट्स की वो ओडीमा की वजह से है, और ओडीमा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्वेशियोर्कर का। मेरास्मस में ओडीमा नहीं होगा लेकिन क्वेशियोर्कर में होगा। मेरास्मस में बच्चा बहुत पतला होता है लेकिन क्वेशियोर्कर में वो इतना पतला नहीं होगा क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी है। मेरास्मस में प्रोटीन कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी है लेकिन क्वेशियोर्कर में सिर्फ प्रोटीन की है। मेरास्मस होता है इन्फेंट्स में, जो 1 साल से कम एज वाले बच्चे हैं, जो मेनली किसके ऊपर डिपेंड है, मदर मिल्क के ऊपर। लेकिन क्वेशियोर्कर होता है उन बच्चों में जिनकी एज 1 साल से ज्यादा है, जो मदर मिल्क के ऊपर नहीं डिपेंड है, जो दूसरी डाइट के ऊपर डिपेंड है, और उस डाइट में और खाने में अगर प्रोटीन की कमी है तो उनको ये बीमारी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड क्वेशियोर्कर। तो मेरास्मस और क्वेशियोर्कर बोथ आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, mainly protein and calories. That is why they comes under the protein energy malnutrition, which is
commonly known as pen. हाँ जी बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? स्लाइड इज गिवन, पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ द गिवन स्लाइड इज क्लियर। समझ में आ गया? तो ये डिसऑर्डर्स थे आपके पास विच आर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। और जो डिसऑर्डर एनसीईआरटी में है सिर्फ वही करने हैं नीट के लिए, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब मैं लास्ट में एक बेटा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, इसको भी आप जरा फटाफट से कवर कर लो। सबसे पहले इसमें देखो पॉइंट आपके पास लिखा और वो भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। इसमें मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या क्या करना है। पहली बात तो कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ मेनली एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन के ऊपर नीट में सपोज आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स। सेकंड है सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो कि वेस्ट पार्टिकल को एडहेयर का मतलब होता है चिपकाना। जब वेस्ट आपस में चिपकेगा, ठीक है, तभी तो वो प्रॉपर सॉलिड वेस्ट बनेगा। तो म्यूकस की वजह से चिपकता है ताकि वो बॉडी से बाहर भी इजिली निकल सके, इजिली उसका पैसेज हो सके। तो जितना भी बेटा अनडाइजेस्टेड मतलब जो नहीं टूटा, अनएब्जॉर्ब जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो सारा वेस्ट अल्टीमेटली आपकी बॉडी में क्या बनाता है? फीकस। तो फीकस जो है वो सीकम में होता है। सीकम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब सीकम में जो वेस्ट है वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान कौन रखेगा? इलियोसीकल वेल्व which prevents the backflow of the fecal matter। और फीकस बेटा टेम्पररी टाइम के लिए कहाँ स्टोर किया जाता है? रेक्टम में, जब तक कि उसको हम बॉडी से बाहर ना निकालें। पॉइंट समझ में आया? अब पूरा का पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, द होल डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड GIT, ठीक है। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी है इट इज अंडर कंट्रोल। अब बेटा एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक्टिविटी का मतलब है सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है, आप खाना नहीं खाओगे तो गैस्ट्रिक जूस नहीं रिलीज होगा, क्योंकि फालतू में वेस्ट थोड़ी करना है। आपने खाना खाया तो जूस भी सिक्रेट हो गया। जब आपके स्टमक से खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना बंद हो गया। तो बॉडी ये सब चीजें कैसे रेगुलेट करती है? कब ये देखा जाता है कि जूस रिलीज करना है या रोकना है? इवन अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो उसके लिए विलाई की मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो उनको कैसे पता लगता है कि एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करना है, मूव करना है? तो मतलब एवरी एक्टिविटी जो आपके GIT में होगी इट इज अंडर कंट्रोल। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है बेटा ये किसके अंडर कंट्रोल में है? These activities are under the neural and the hormonal control for the proper coordination। न्यूरल का मतलब होता है आपका नर्वस सिस्टम। तो आपका नर्वस और आपका हार्मोनल सिस्टम दोनों मिलकर इन एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने खाना देखा या खाने का स्मेल किया, ठीक है, या आपने खाना मुंह में डाल लिया, तो आपने नोटिस किया होगा आपका सलाइवा सिक्रेशन बढ़ जाता है। खाना देखते ही मुंह में पानी आना, खाने की स्मेल से सलाइवा सिक्रेशन इंक्रीज होना, खाना मुंह में डालते हो तो भी सलाइवा बढ़ता है। नाउ दिस इज बेसिकली ड्यू टू योर न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे स्टमक से सिक्रेशन निकलती है, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइन से जो सिक्रेशन निकलती है, वो भी हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। क्लियर? अब न्यूरल सिस्टम बेटा इनको कैसे कंट्रोल करेगा? इनको कंट्रोल किया जाता है हॉर्मोन्स के थ्रू, ठीक है, हॉर्मोन्स के थ्रू। हॉर्मोन्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा जूस रिलीज होना चाहिए, कब किसकी जरूरत है। और इन हॉर्मोन्स को बोला जाता है लोकल हॉर्मोन्स। क्या बोला जाता है इनको? लोकल हॉर्मोन्स। तो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन। एंड दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड लोकल हार्मोन। नाउ व्हाई दीज आर कॉल्ड लोकल हार्मोन? क्योंकि बेटा इनका जो सोर्स है, सोर्स का मतलब होता है जहां से ये हार्मोन रिलीज होंगे, और जो इनका टारगेट है, टारगेट का मतलब जहां पर इन्होंने जाके काम करना है, वो नजदीक होते हैं। या तो इनका सोर्स और टारगेट सेम भी हो सकता है, या इनका सोर्स और टारगेट बहुत नजदीक होता है, इसलिए इनको बोलते हैं लोकल हार्मोन। अपने एलिमेंट्री कैनाल से निकलेंगे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर ही एक्ट करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड लोकल हार्मोन
which are produced by the gastric and intestinal mucosa, यानी कि they are produced by the gaster. gaster का मतलब हो गया stomach and they are produced by your intestine. पॉइंट इज क्लियर. अब इसमें मैं बेटा आपको हॉर्मोन्स बता देती हूँ कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं. सिर्फ वही हॉर्मोन्स आपने करने हैं, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बहुत डिटेल में नहीं जाना, जितने बताए जाएंगे सिर्फ उतने करने आपने. ठीक है. अब आप देखो, सबसे पहले इसमें हार्मोन आता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन. नंबर 1 हार्मोन इज गैस्ट्रिन. ठीक है. सेकेंड हार्मोन आता है सिक्रेटिन. अभी मैं सिर्फ इतने बताऊंगी, बाकी हम बाकी डिटेल में करेंगे. थर्ड आता है बेटा CCK-PZ. CCK-PZ को नाम दिया जाता है कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन. ठीक है, ये इसका पूरा नाम है कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन. देन उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है नंबर 4 GIP. GIP को कॉमनली नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ये 4 पहले ध्यान से याद करो, ये ज्यादा जरूरी है. पहले तो बेटा इनका सोर्स देखो, मतलब ये निकलेंगे कहाँ से. ठीक है, सोर्स क्या है. गैस्ट्रिन निकलता है गैस्टर से. गैस्टर का मतलब क्या हो गया, स्टमक. सिक्रेटिन निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. CCK-PZ स्मॉल इंटेस्टाइन. GIP स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये चारों के चारों बेसिकली आ गए आपके 1 फ्रॉम द स्टमक एंड 3 फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर आप इनका टारगेट देखो. गैस्ट्रिन स्टमक से निकलेगा और स्टमक के ऊपर जाके ही काम करेगा. क्या काम करेगा, इट एक्चुअली स्टिम्युलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है. गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, ताकि स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करके खाने को आगे पुश करे. सो इट स्टिम्युलेट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन प्लस इट आल्सो इंक्रीज द मोटिलिटी. फिर आपके पास आता है सिक्रेटिन. सिक्रेटिन का सोर्स है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद इसका टारगेट क्या है, तो टारगेट बेटे इसका 3 है. PLS, ध्यान से याद करो PLS. PLS में P स्टैंड करता है पेनक्रियास के लिए, L स्टैंड करता है लिवर के लिए और S यहाँ पर स्टैंड करता है स्टमक के लिए. सो ट्राई टू रिमेम्बर PLS, दैट इज पेनक्रियास, लिवर एंड स्टमक. पेनक्रियास के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन. किसका सिक्रेशन स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इन द पेनक्रियाटिक जूस. क्लियर. लिवर के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो इट विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस. लिवर से क्या निकलता है, बाइल जूस. और स्टमक के ऊपर अगर एक्ट करेगा तो क्या करेगा, इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. क्योंकि बेटा जब खाना स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो फिर आपको गैस्ट्रिक जूस की जरूरत नहीं है, फिर फालतू में उसको वेस्ट क्यों करना. तो उसकी सिक्रेशन को रोक देता है कौन, सिक्रेटिन. CCK-PZ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और इसके टारगेट है बेटा 2. एक तो देखो कॉलीसिस्टो वर्ड है, कॉलीसिस्टो. सिस्टो वर्ड आता है गॉल ब्लैडर से. पेनक्रियोजाइमिन वर्ड कहाँ से आता है, पेनक्रियास से. तो इसका पहला टारगेट हो गया गॉल ब्लैडर और इसका दूसरा टारगेट हो गया पेनक्रियास. गॉल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करेगा तो इट विल कॉजेस द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगा, इट विल रिलीज द बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. पेनक्रियास के ऊपर एक्ट करेगा तो पेनक्रियास से निकलेगा जूस एंड दैट इज बेसिकली योर पेनक्रियाटिक जूस. तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन. कॉली वर्ड इज कमिंग फ्रॉम कॉली, दैट इज बाइल. ठीक है. सिस्टो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर. काइनिन का मतलब होता है सिक्रेशन. तो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल जूस को रिलीज करवाएगा कौन, CCK-PZ. GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहां से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से. अब आप इसका नाम देखो, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी. गैस्ट्रिक वर्ड कहां से आता है, स्टमक से. तो मतलब इसका टारगेट क्या होगा, स्टमक. और नाम में बेटा इनहिबिटरी है तो क्या करेगा, इट इनहिबिट द मोटिलिटी ऑफ स्टमक. स्टमक की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है. ठीक है. दूसरा यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी डिक्रीज कर दिया.
गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि खाना स्टमक से निकल के आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में और हमें गैस्ट्रिक जूस की जरूरत नहीं है, तो उसको वेस्ट नहीं करना। तो कौन सा जूस कब सिक्रेट होगा, कब उसका सिक्रेशन रोका जाएगा? इट विल बी रेगुलेटेड बाय द हार्मोन एंड दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड लोकल हार्मोन। तो इसमें बेटा 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो आप अच्छे से लर्न करोगे। नंबर 1 इज गैस्ट्रिन, नंबर 2 इज सिक्रेटिन, नंबर 3 इज सीसीकेपीजेड, नंबर 4 इज जीआईपी। जीआईपी का फुल फॉर्म गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और सीसीकेपीजेड पॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमेन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? ठीक है, हाँ जी, पुट द थम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ द गिवन पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन।